चलो ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं बेटा आज, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। पढ़िए जरा, इसका नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट तो एक अलग बात है, पहले किसकी बात है फटाफट से बताओ? फाइनेंस की बात। ठीक, आपके ग्रुप 2 में इसे पेपर नंबर किसके नाम से जाना जाता है? 11 के, और इसका पूरा नाम है FMBDA, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस एंड डेटा एनालिटिक्स। क्या है सर इसका मतलब बताइए? मैंने कहा इसका मतलब समझाता हूँ आपको। जब आपके एग्जाम में जो पेपर पैटर्न है, पहली क्लास में क्या समझना है हमें, पूरा सिलेबस क्या है, उसमें क्या सिखाया जाएगा, हर चैप्टर में हम कितने क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और हम कहाँ कहाँ से कवर करने वाले, वो सारी चीज़ों का जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, मैं पहले आपको पेपर पैटर्न समझाता हूँ। पेपर पैटर्न में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा थ्योरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी। FMBDA पूरा नाम है, FM की थ्योरी आएगी। अब कोई थ्योरी को आपको पता है, मैजिक PDF के नाम से हम देते हैं, उसमें से आ जाता है, आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, दूसरे वाले में फिर प्रैक्टिकल आता है, 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 और लास्ट में BDA की एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा। बस यहाँ से मेरा जो मानना है, क्योंकि मुझे सेकंड से लेके 8 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 5। ये ग्रुप 1 में भी ऐसे ही था, ग्रुप 2 में भी ऐसे ही। मेरा मानना है इसको आप आउट ऑफ द पिक्चर मान लीजिए, और मैं आपको जो पूरी तैयारी करवाऊंगा वो आप इन्हीं क्वेश्चन को कर दोगे। फिर सवाल आता है सर अगर उनमें से क्वेश्चन नहीं आया तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा बेटा उसके लिए फिर तैयारी करेंगे थोड़ी सी अलग से। क्या मेरी बात समझे? इनको क्या हम नहीं पढ़ेंगे? मैंने कहा पढ़ेंगे MCQ पर्पस के लिए। जो MCQs हैं उसमें प्रैक्टिकल्स भी आते हैं और थ्योरी भी आती है, वहां पर पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा। अगर सिलेबस की बात करोगे सर सिलेबस कैसे डिजाइंड है हमारा, कि कितने % कौन सा, तो मैंने कहा पेपर में आप देख सकते हो BDA का जो हिस्सा है बहुत कम है, यानी एक क्वेश्चन है। यानी कि अगर कोई बच्चा BDA पढ़ के भी ना जाए, क्या तब भी वो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता है 70 मार्क्स का? तो आंसर इज यस। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गई कि पेपर में मेजर जो हिस्सा है वो कौन डोमिनेट कर रहा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, ये रहा हिस्सा। 80% में क्या है फटाफट से बताओ? FM, और 20% में क्या है आपका? BDA। तो पूरा हमें फोकस किस पे करना है बताओ? FM वाले पार्ट पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पार्ट पे। खास बात यह है इसका ग्रुप 1 के किसी भी सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, यानी कि हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे और सारी चीज़ें समझ में आएगी। फिर हम चलेंगे कैसे, मैंने कहा वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, हम क्या 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 नाम है कवर करेंगे इसमें। सबसे पहले FM के इंट्रोडक्शन का मतलब, कोई भी सिलेबस है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद हम क्या सीखेंगे। जैसे मटेरियल चैप्टर आपने कॉस्टिंग में पढ़ा था, उससे क्या सीखने को मिलता है कि ऑप्टिमम ऑर्डर लेवल क्या होता है। बहुत ज़्यादा ऑर्डर करें तो भी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत कम ऑर्डर करें तब भी प्रॉब्लम। तो एक आइडियल लेवल क्या होता है, मटेरियल के टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं वो पढ़ा। लेबर में, लेबर कॉस्टिंग में आपको बोनस कैसे करना है वो सिखाया आपको। सर्विस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स की कैसे एस्टिमेशन की जाती है बैठे बैठे की, इतनी सेल हुई तो प्रॉफिट कितना होगा, इतना प्रॉफिट है तो सेल कितना करना है, बजट में न्यूमेरिकल, तो हर चीज़ का परचेज। सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग में कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हॉस्पिटल वाले कैसे डिसाइड करते हैं कि रूम का किराया रेंट कितना होगा, या होटल वाले अलग अलग टाइप के रूम का रेंट, ये है ना आपके सब सिलेबस में। ऐसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, जो चैप्टर्स बनाए गए हैं उसमें क्या मतलब है और हम सीखने क्या वाले हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद सर क्वेश्चंस हम कहाँ कहाँ से कवर करने वाले हैं, और क्या जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहले ये समझाता हूँ आपको। जैसे आपने PGBP वाला क्वेश्चन किया था, आ गया था ऑलमोस्ट। जो बाकी सारे जो टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन थे वो सिमिलर क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे हैं आपने। तो पहली ही क्लास में मैं आपको बता दूं कि जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो जहां मैं जो मटेरियल में कवर कराऊंगा उसमें आपने वो कर रखा होगा। 70,000 का 80,000 हो सकता है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी कि कोई पेपर में क्वेश्चन का टाइप भी नहीं बदलेगा, पहली चीज़ तो। ठीक है, तो हम क्या क्या करने वाले हैं, आपको 2 बुक मिलेगी। पहली बुक का नाम होगा मेन बुक, जिसके अंदर हम सीखेंगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। EAD लेवल पर ये बुक बनाई गई है, पहले इजी, फिर एवरेज, फिर उसके बाद कौन से डिफिकल्ट। फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन बॉक्स अलग से। यानी कि इसमें 2 कैटेगरी में है, पहले कैटेगरी में विदाउट सॉल्व वाले क्वेश्चन है, दूसरी कैटेगरी में विद सॉल्व वाले क्वेश्चन भी जिसके आंसर्स गिवन है। इसमें क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी है एडिशनल प्रैक्टिस के। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, PYQs। उसके बाद क्या करने वाले हैं, MQPs। उसके बाद कई बार ICMI का स्टडी मटेरियल, जो मुझे पसंद नहीं है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ क्वेश्चन हम देख लेंगे कि कैसे दिए जाते हैं। और उसके बाद अगर मुझे कभी लगा कि CA वालों के क्वेश्चंस में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, जो कि आते हैं हर बार, तो वो वाले क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। क्या मेरी बात समझ में? अगर इतने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो फिर क्या ही फायदा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पेपर की बात करते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट पेपर कौन सा गया होगा बताइए, 2026 वाला। 2026 में क्या जो क्वेश्चंस आए थे, जो हम मटेरियल कवर करते हैं, क्या उसमें से आता है या नहीं आता, मैंने कई बार चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे मुश्किल पहले चैप्टर बताता हूँ आपको, अभी बताता हूँ मुश्किल भी क्यों है ये भी बताऊँगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जो है 2026 से पहले एक बार बात करता हूँ। 2026 से पहले कौन सा होगा बताओ,
2025, 26 से पहले क्या होगा 25। ये 7 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं 7। आप इस क्वेश्चन की शक्ल देखिए, ये शक्ल दिख गई आपको क्वेश्चन की। अब मैंने कहा ये हमारे पेज नंबर 207 क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन बॉम्ब में। मैंने कहा चेक करते हैं पेज नंबर कौन सा बोला था मैंने, 207। कौन सा बोला था, 207 पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है। अब 19 क्वेश्चन की शक्ल देखिए आप। मैंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना है ज़रा बताओगे एक बार, 1.064। और जो एग्जाम में पूछा गया है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना है। मैंने कहा चलो 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 एक बार दिखाओ ज़रा 1 क्या आपको क्वेश्चन लग रहा है कि बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर है, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे आगे पीछे कर दिया होगा जिसका मैं कह नहीं सकता। ये क्वेश्चन देखो, अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं, जैसे वहाँ पे भी 4 साल था, यहाँ पे भी 4 साल है, वहाँ पर बस 60,000 का 80,000, थोड़ा बहुत चेंजेस हुए, तो अगर जब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एग्जाम्स में सिली एरर तब होते हैं जब एग्जाम में आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिली एरर्स उन्हें बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक टाइप का क्वेश्चन किया, जैसे अकाउंट्स के मैं एक बार बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसमें बनता है, कौन सा होता है, एनपीओ। एक उल्टा क्वेश्चन भी आता है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिमेन। अगर किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो क्या चांसेस हैं कि वो एक बार में सही कर देगा, नहीं कर पाएगा। तो एग्जाम में जब नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सिली एरर के चांसेस ही वहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कराए हुए क्वेश्चन ही आएंगे तो क्या सिली एरर के चांसेस होने चाहिए? द आंसर इज नो। किसी भी पेपर को आप उठा के लाइएगा मेरे पास कि सर ये एफएम का पेपर किसी भी साल का, जरा हम जो मैट कवर करने वाले जो क्वेश्चंस आप करें उन बुक में जरा एक बार ढूंढ के बताइए कि कहाँ पर है ये आपका काम है। कभी भी कोई भी ईयर का पेपर उठा के लाइएगा। जैसे मैंने कहा अभी मैंने कौन से ईयर का बोला था, अभी लेटेस्ट वाला कौन सा गया है, जून 26 वाला। मैंने कहा चलो एक बार इसके क्वेश्चन देखें एक दो और फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करें। इंटरेस्ट ही तभी आएगा जब हम पढ़ रहे हैं जिसमें से उसमें से आए तो सही पेपर में। अब मैं कहूँ एफएम बहुत अच्छी है, मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा पहले 5 दिन, क्यों पढ़ाऊंगा भाई थ्योरी, मैं तो प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? और जहाँ से पढ़ाएंगे वहाँ से पेपर में आएगा, सीधी सीधी सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ये मेन बुक का क्वेश्चन नंबर 8, मतलब पेज नंबर कौन सा है 8 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14। अब अभी क्योंकि आपको चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या गिवन है, लेकिन आप एक क्वेश्चन को पढ़ के आइडिया जरूर लगा सकते हैं। देखिए मेरे पास कितनी सिचुएशन है, जरा यहाँ पे सिचुएशन देखिए, सिचुएशन नंबर और दूसरी सिचुएशन 2, और मेरे पास प्लान कितने हैं, फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन 4 बार सॉल्व होगा। सिचुएशन 1 में 2 प्लान और सिचुएशन 2 में भी 2 प्लान। ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा मेन बुक में हमारी पेज नंबर किस पे है 8 पे, क्वेश्चन नंबर 14। मैंने कहा चलो पेज नंबर 8 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ये रहा मेरे पास कितनी सिचुएशन है और मेरे पास प्लान कितने हैं, फाइनेंशियल प्लान ए लिखना भूल गया वो, और दूसरा कौन सा है फाइनेंशियल प्लान बी। ऐसे ही सेल्स, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सेम सिचुएशन। अच्छा सिचुएशन में दी क्या हुई है ये तो बताओ, फिक्स कॉस्ट। मैंने कहा जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया उसमें क्या दी है सिचुएशन में, अच्छा यहाँ पर क्या दिया है इक्विटी, और मैंने कहा जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये तो एग्जाम वाला ही क्वेश्चन है। मैंने कहा जो बुक वाला क्वेश्चन है उसमें भी क्या लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन तो आएगा, ये लेटेस्ट पेपर है पता है आपको, ये तो बुक तो हमने पता नहीं कितने सालों से चली हुई, ये पेपर लेटेस्ट है लेकिन 2026 वाला पेपर है। ये रहा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ये डेटर्स मैनेजमेंट का है, एक और क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है। ये क्वेश्चन नंबर, बुक, पेज नंबर सब लिखा हुआ है। सारे क्यों दिखाने, मुझे जब पढ़ाऊंगा तब दिखाएंगे, लेकिन आपको एक आइडिया लगना चाहिए जो भी हम कवर करेंगे, चाहे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर करें, वो आने वाले हैं पेपर में। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब करते हैं चैप्टर को शुरू। चैप्टर का नाम देखो जो मैंने चुना है वो कौन सा है, फटाफट से बताइए। लिवरेज। क्या है चैप्टर का नाम? क्या पढ़ के कुछ पता चल रहा है? नहीं, पढ़ के कुछ नहीं पता चलेगा, इसलिए मैं आपको दूंगा आज इंट्रोडक्शन पहले कि कौन कौन से चैप्टर्स कैसे कैसे कवर करने वाले हैं। तो मैंने लिखा कि आपका सिलेबस कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस कौन कौन से कवर करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, लिवरेज। अभी कुछ नहीं लिखना आपको, बस पूरा फोकस पढ़ने पे दीजिए। लिवरेज का क्या मतलब है? मैंने कहा लिवरेज का मतलब ये है, जब आप पूरी इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हो तो सेल से शुरू होता है, ये बताया आपको, सेल से शुरू होता है। सेल्स में से कौन सी कॉस्ट माइनस करते हैं? वेरिएबल के बाद फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के बाद क्या आता है? ईबीआईटी या प्रॉफिट जिसे बोलते हैं। हम फाइनेंस में ना इस लाइन को थोड़ा सा आगे खींच के लेकर चलते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट बहुत सारे चैप्टर्स में कवर आएगी, और जब मैं लिवरेज पढ़ा दूंगा तो 2 चैप्टर्स ऐसे हैं बिना पढ़ाए मैं उसके क्वेश्चन करा दूंगा आपको। सिर्फ कौन सा चैप्टर पढ़ा के? लिवरेज। कुछ नहीं पढ़ाऊंगा उसमें, सीधा क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा। देखना जरा ध्यान से। मैंने कहा हमारी जो इनकम स्टेटमेंट है यहाँ हम ग्रुप 1 में पढ़ चुके हैं। सेल्स में से क्या माइनस होता है? क्या आता है? माइनस करा क्या आ जाएगा? इसे प्रॉफिट बोलते थे, लेकिन अब फाइनेंस में इसे बोलेंगे अर्निंग्स आ गई हमारी बिफोर किस किस चीज के? इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या माइनस कर दूं पहले उसमें से? इंटरेस्ट। अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं उसमें से तो मेरा आय हट जाएगा। अब
ये था EBIT, क्या बोलते थे इसे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आई हटा दो इसमें से, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब क्या माइनस कर दो, टैक्स, तो क्या आ जाएगा EA का मतलब आफ्टर, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। उसके बाद अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो उनको पेमेंट करो और सारी जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दो। ऐसा करके हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? कह रहे ठीक है, ये ऐसी इनकम स्टेटमेंट है। कह रहे ठीक है, वापस आए हम सिलेबस पे। लिवरेज क्या कहता है? कह रहे ये जो आपने अभी इनकम स्टेटमेंट सिखाई ना हमें, क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि अगर मेरी सेल्स 2% से बढ़ जाए तो मेरे इस वाले इनकम में कितना फर्क पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मेरी जो सेल्स है 1 लाख रुपए है, तो क्या मुझे दोबारा से पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी? हाँ, सेल्स बढ़ाऊंगा, सेल्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो मुझे पूरी कैलकुलेशन दोबारा से एक इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। लिवरेज कहता है हम आपको ऐसे फॉर्मूलेज देंगे कि आप विद इन सेकेंड्स बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं 10% चेंज इन सेल्स है तो बताओ ईबीटी में कितनी सेल्स, ईबीटी में कितना चेंज आएगा, तो आपको दोबारा आपको पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं, डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं, परसेंटेज निकालने, एक बार में आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके इनकम स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए बनाया जाता है लिवरेज चैप्टर। What will be the change in earning after tax if my EBIT increases by 5%? तो आप बोलोगे सर दोबारा से पूरी इंफॉर्मेशन दो, इनकम स्टेटमेंट बना के आपको बताते हैं। नई इनकम स्टेटमेंट बताएंगे, दोनों में डिफरेंस बताएंगे और बताएंगे क्या चेंज आएगा। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको ऐसे फॉर्मूले सिखा देंगे कि आपको दोबारा इनकम टैक्स पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में आंसर है। तो समझ में आया चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है? जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों पढ़ाया जाता है सर? सेल्स के एस्टिमेशन के लिए। तो लिवरेज क्यों पढ़ाया जाता है? पूरी इनकम स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए, कि सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट कितना बढ़ेगा। भाई कई बार ऐसा लगता है ना सेल्स बढ़ाने से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कह रहे वो तो डिपेंड करता है आपके खर्चे कितने। हो सकता है आप सोच रहे हो सेल्स 10% बढ़ जाने से मेरे प्रॉफिट भी 10% बढ़ जाएगा, क्या ऐसा ज़रूरी है? नहीं, हो सकता है 10 से ज़्यादा से बढ़ जाए, हो सकता है 10 से कम से बढ़ जाए, तो कैसे पता चलेगा? लिवरेज चैप्टर आपको समझाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है इस वाले चैप्टर का जो हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या सर उसके अलावा जो हमारा सिलेबस है वो कैसे बनाया गया है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है एक फर्म के अंदर ना बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स लगे होते हैं। जैसे इक्विटी भी होते हैं, सुना है आपने इक्विटी, डिबेंचर्स भी होते हैं, लोन भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, सब 12th में सुना होगा आपने। और 12th में सुनने के साथ साथ आपने ये भी देखा होगा साथ में परसेंटेज लिखी होती है, 12% डिबेंचर्स, 15% प्रेफरेंस, ऐसे लिखा होता है ना। वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है और असली कॉस्ट क्या पड़ती है वो इस वाले चैप्टर में ढूंढेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बताया जाता है कि आपको इक्विटी से पैसा लेना चाहिए, डेट से पैसा लेना चाहिए। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास 12th में फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के नाम पे है। हालांकि उसे सब छोड़ के जाते हैं, अरे प्रैक्टिकल है छोड़ दो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक चैप्टर है आपका क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ में कि पैसा इक्विटी से लें या डेट से लें या प्रेफरेंस से लें, क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब मैंने दिखाया था फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी, तो मैंने कहा ये पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे हम। क्या करेंगे? ये पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे 3 अलग अलग प्लान के अंदर, जिसमें ईपीएस ज़्यादा जाएगा वो बढ़िया। इसलिए मैंने कहा जैसे ही मैं आपको लिवरेज, क्या लिवरेज में के अंदर भी इनकम स्टेटमेंट है? हाँ, तो ऐसे ही जैसे लिवरेज के अंदर इनकम स्टेटमेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मैं एक भी रूल नहीं बताऊंगा आपको और एकदम से आंसर आ जाएंगे सारे। क्या मेरी बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट चले किसमें? मैं आपको खास बात बताऊं एक, देखो ये चैप्टर का नाम क्या है, पढ़िए। इस चैप्टर का नाम पढ़िए। इनमें से 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कंफर्म, टोटल मिला के, यानी 14 नंबर इसमें से और 14 नंबर इसमें से। आपको अटेम्प्ट कितना करना है? टोटल 70। उसमें से कितने मार्क्स आ गए? क्या मैं बोल दूं 2 चैप्टर आपके 40% मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई कोई एक चैप्टर पढ़ते तो उससे एक ही क्वेश्चन आता है। जैसे लिवरेज पढ़ाऊंगा तो एक क्वेश्चन आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाऊंगा एक क्वेश्चन आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2-2। दूसरी चीज़ फिर सर प्रॉब्लम आती कॉम्बिनेशंस बनाने में। सुना है आपने ऐसा? किसी का एक आता है नहीं आता, हाउस बटी का क्वेश्चन आता था, पीजीबीपी का नहीं आया तो सर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, फिर दूसरा करना पड़ा थ्योरी का। ऐसा सुना है आपने? खास बात है इनके साथ आपको कोई भी कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे एथिक्स का लॉ में देखा आपने, एथिक्स के दोनों क्वेश्चन एक साथ आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दोनों क्वेश्चन एक साथ आते हैं। तो सर इसमें क्या होगा? मैंने कहा भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन के क्वेश्चन एक साथ आएंगे, वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन एक साथ आएंगे, यानी ए पार्ट और बी पार्ट। तो बताओ खतरनाक है या नहीं है? बहुत है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब आप किसी भी ग्रुप 2 के बच्चों से पूछोगे वो कहेंगे भाई सबसे मुश्किल चैप्टर ये है। मैंने कहा मुश्किल चैप्टर का नहीं है, लेंदी चैप्टर्स। और अगर मैं पहले दिन आपको बोल दूं कि भाई मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से आएगा, तो फिर क्या कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं, बात खत्म। अब जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आप मुझे बोलना कि सर आप दिखाना जरा पिछले 6 साल के पेपर में से कहाँ से आया जो हम बुक्स यूज़ कर रहे हैं।
जो मैंने आपको 1.064 वाला बताया था अभी, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन था, सेम आया। और बहुत सारे पेपर्स के मैं सेम दिखाऊंगा, और मैंने कहा सेम नहीं भी होगा ना किसी एक आध पेपर में, आप ये बोलेगा हलवा क्वेश्चन है, इससे तो बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन किए हुए हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, जैसे हाँ पीजीबीपी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हमने तो एक दो क्वेश्चन किए थे और उसी में से आ गया। समझ रहे आप मेरी बात को? ठीक, अच्छा। और क्या है सर हमारे सिलेबस में? मैंने कहा रेशियोज, ये आप क्लास 12 में पढ़ चुके हो, सुना है क्लास 12 में रेशियोज थे आपके सिलेबस में? हाँ। कैश फ्लो था आपके सिलेबस में? हाँ। शायद फंड फ्लो नहीं होगा, फंड फ्लो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, फंड फ्लो, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो यानी कि मेजरली सिलेबस जो आपका घूमेगा, तो मैं आपको लिवरेज इसलिए पहले कराता हूँ क्योंकि इससे एक दो चैप्टर और कवर हो जाते हैं। 2 चैप्टर्स कराऊंगा तो समझिए क्या होगा, लिवरेज से 2 क्वेश्चन कवर हुए, लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन कवर हुए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से 2 क्वेश्चन कवर, एक और क्वेश्चन होगा, और वर्किंग कैपिटल से टोटल मिला के 3 क्वेश्चन कवर हो गए टोटल मिला के। और करने कितने हैं? 5। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कराऊंगा और आपके पेपर के आधे से ज़्यादा सिलेबस आपको कवर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं सर लिवरेज के बारे में। लिवरेज मैंने आपको बता दिया है, इन वेरिएबल्स में रिलेशन को डिफाइन करने के लिए बनाया गया है लिवरेज, यानी कि इसका इससे क्या रिलेशन है, 10 से 15% चेंज में कैसे होगा, क्या है, अब जरा ध्यान से सुनिए। लिवरेज कितने प्रकार के हैं? तो मैंने कहा भाई लिवरेज 3 प्रकार के हैं। DOL, क्या लिखा हुआ है? D और L का मतलब है डिग्री ऑफ, DOL का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ। तो डिग्री ऑफ लिवरेज, कौन सा लिवरेज? मैंने कहा O का मतलब है ऑपरेटिंग, O का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग, M का मतलब है फाइनेंशियल, और C का मतलब है कंबाइंड। तो मैंने कहा ये पूरा क्या लिखा हुआ है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। अब इनके फॉर्मूले हैं। क्या आप कंट्रीब्यूशन जानते हो क्या होता है? बताइए क्या? सेल्स में से माइनस कर दें अगर वेरिएबल कॉस्ट तो क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। और मैंने कहा कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दें? फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाता है? EBIT। तो सारी टर्म्स पता है आपको क्या चल रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। मैंने कहा कहाँ छोड़ा था आपने? तो उठाओ EBIT को, EBIT के बाद क्या माइनस करते हैं? क्या आ जाता है? फॉर्मूला याद हो गया। तीसरा केस डिग्री ऑफ कंबाइंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं कौन कट जाएगा? तो फॉर्मूला क्या बचेगा? आसान है क्या? क्या याद रखना भी बहुत ज़्यादा आसान है? मैंने कहा इससे आसान तो कुछ है ही नहीं जीवन में। ये है फॉर्मूला कंप्यूटेशन के लिए। अब आप बोलोगे सर आपने तो रिलेशन के लिए बोला था। मैंने कहा देखो ये समझाएगा रिलेशन। जब आप ऑपरेटिंग लिवरेज निकालोगे तो ये रिलेशन बताएगा किस किस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि किसी कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है और वो कह रहे हैं कि 10% चेंज सेल्स में हो रहा है, तो बताओ फिर EBIT में कितना चेंज होगा? बताइए, आप बताइए। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना निकाल लिया मैंने? 2। 10% चेंज सेल्स से EBIT कितना बढ़ेगा? तो आप इसे उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 20। तो EBIT में कितने परसेंट चेंज आने वाला है? 20%। ये ना मैंने एक फॉर्मूला लिखा उसके सामने देखो, यहाँ से कंप्यूट करके लेकर आया, कंप्यूट करके कितना मिला मुझे फटाफट से बताओ, कितना बताया मैंने? 2। परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, 10% चेंज इन सेल विल रिजल्ट इन हाउ मच परसेंटेज चेंज इन EBIT? तो आंसर विल बी 10 को उधर ले जाएंगे, 20% चेंज इन, विद इन सेकेंड्स आंसर निकल गया। क्या मुझे कोई इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ी? द आंसर इज नो। कह रहे इफ देर इज 30% चेंज इन EBIT एंड माई ऑपरेटिंग लिवरेज इज 2, बाय हाउ मच परसेंटेज सेल्स विल इंक्रीज? कैसे पता चला सर? सेल्स को उधर ले जाएंगे, 2 को उधर ले आएंगे। तो क्या आसान है? आप समझ रहे हो कैसे रिलेशन बनाए गए हैं? कई बार बच्चे क्या कहते हैं सर फॉर्मूले समझ में नहीं आ रही, बहुत सारे हैं। मैंने कहा भाई फॉर्मूले पहले समझो दिए क्यों हैं। ये कंप्यूटेशन के लिए दिए हैं और ये एनालिसिस के लिए दिए हैं। एग्जाम ने बोला खाली कंप्यूट कर दो तो हम कंप्यूट कर देंगे, एग्जामिनर ने बोला एनालाइज करके दिखाओ तो हम एनालाइज करके दिखा देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? नेक्स्ट कौन सा लिवरेज था बताओ? फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज में किस किस के बीच में रिलेशन है? यानी परसेंटेज चेंज इन EBIT और परसेंटेज चेंज इन EBT। क्या मतलब है सर इसका? मैंने कहा मान लीजिए इसका आंसर 4 आया है और वो मुझसे कह रहे हैं कि इफ देर इज 5% चेंज इन EBIT, चेंज का मतलब है इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। तो इफ देर इज 5% इंक्रीज इन EBIT, बाय हाउ मच परसेंटेज EBT विल इंक्रीज? कैसे पता चला सर? मल्टीप्लाई करके, सीधी सी बात। और तीसरा वाला पॉइंट कौन सा है? कंबाइंड लिवरेज। मैंने कहा इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। आप कौन कौन सा कट जाएगा? EBIT से EBIT फिर से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा? परसेंटेज चेंज इन EBT, और डिवाइड कर करेंगे किससे? यानी कि मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, आपको कंबाइंड लिवरेज कभी याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला पता है तो उससे कंबाइंड लिवरेज ये वाला भी निकल जाएगा और ये वाला भी निकल जाएगा, यानी परसेंटेज वाला भी पता चल जाएगा। अब सवाल आएगा, अभी तो मैं खाली पढ़ा रहा हूँ आपको, याद तो करवाया नहीं मैंने।
सवाल आएगा सर थोड़ी कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी, कभी ईबीआईटी ऊपर चला गया तो, कभी ईबीटी नीचे चला गया तो? मैंने कहा अगले 5 मिनट के अंदर आप बोलोगे अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, रट गया है कैसे। मुझे पहले कौन सा लेवरेज निकालना है, ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी वजह से होता है? मैंने कहा फिक्स कॉस्ट की वजह से। किसकी वजह से होता है? फिक्स कॉस्ट। ये मैंने कारण बता दिया आपको। ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी वजह से होता है? फिक्स कॉस्ट। तो फॉर्मूला जब कंप्यूट करने का आएगा तो सर कैसा बनाया गया? मैंने कहा फिक्स कॉस्ट से पहले और फिक्स कॉस्ट के बाद। फिक्स कॉस्ट से पहले क्या है? और डिवाइड बाय ईबीआईटी। कह रहे सर फिर अच्छा फाइनेंशियल लेवरेज किसकी वजह से है? मैंने कहा किसकी वजह से? इंटरेस्ट। अब फॉर्मूला बताना जरा। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कौन कौन सी चीजें कट जाती हैं, तो क्या बचेगा? याद हो गया आपको? इनकम स्टेटमेंट में अगर ये पता चल जाए कि कौन सा लेवरेज किसकी वजह से है तो उससे पहले वाली चीज ऊपर आती है और उसके बाद वाली चीज कहाँ आती है? नीचे। तो ये वाले फॉर्मूले तो याद हो गए। बताना जरा दोबारा, सॉल्व तो बाद में कराऊंगा। बताओ ऑपरेटिंग लेवरेज कौन सा होगा? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। अच्छा ये तो किसका फॉर्मूला था? ऑपरेटिंग। अब आओ फाइनेंशियल पे, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। अब किस पे आए? कंबाइंड पे। कंबाइंड बताओ क्या आसानी से सॉल्व हो गए? हाँ हाँ, क्या आसानी से याद भी हो गए? हाँ। अब मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन करते हैं तब उससे देखेंगे। हालांकि अब आप बोलोगे सर परसेंटेज वाले तो फिर भी भूल जाएंगे, परसेंटेज वाले थोड़े से अजीब हैं, इसमें तो परसेंटेज किसी से भी रिलेशन पूछ सकता है हमसे, तो ये कैसे पैटर्न बनाएंगे? मैंने कहा देखो शुरुआत कहाँ से करो, इसे तो कभी याद नहीं करवाना, ये मैंने बता रखा है आपको। मल्टीप्लाई करोगे ईबीआईटी हमेशा कट जाएगा, जो बचा वो बच जाएगा कंबाइंड लेवरेज का। अब शुरुआत कहाँ से करूँगा? मैंने कहा अब शुरुआत में यहाँ से करूँगा। कौन सा लेवरेज? मैंने कहा जब आप इसका नॉर्मल कंप्यूटेशन वाला फॉर्मूला लगाते हो तो बताना कौन सा फॉर्मूला है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। मैंने कहा परसेंटेज वाले फॉर्मूले में, एनालिसिस वाले फॉर्मूले में ये उल्टे हो जाते हैं, तो बताओ क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब बताओ, मैंने कहा अब मुझे इधर जाना है लेवरेज में, जो कि किसके में रिलेशन बता रहा है? ईबीआईटी और सेल्स में। तो मैंने कहा यार ये कैसे याद रखूंगा श्याम की ऊपर जाएगा ईबीआईटी या सेल्स कहां जाएगा? तो मैंने कहा बताता हूं, 2 मिनट दो आप। 2 लॉजिक है मेरे पास इसके। बड़ी संख्या हमेशा नीचे रहेगी, तो बताओ ईबीआईटी और ईबीटी में से बड़ी कौन सी? तो वो नीचे है। और ईबीआईटी में से और सेल्स में से कौन? सेल्स बड़ी है। या तो ऐसे याद रख लो, या दूसरी चीज ये तो याद हो गया आपको कि ईबीआईटी नीचे जाएगा और ईबीटी, क्योंकि हमने ओरिजिनल फॉर्मूले का क्या किया है? उल्टा। अब ईबीआईटी को कटने के लिए कहां रहना पड़ेगा बताओ? ऑपरेटिंग में ऊपर रहना पड़ेगा, वरना क्या कट पाएगा? नहीं। तो रटने के तो बहुत सारे तरीके, 2 मिनट में याद करा दूंगा। कौन सी टेक्निक है बताओ? ये टिल्लू टेक्निक है, सीधी सी बात है। तो रट तो हम देंगे 2 मिनट में, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? पहले पता है क्या होता है? हम पहले क्वेश्चन करते हैं। हम पहले क्या करते हैं? क्वेश्चन। ऑपरेटिंग लेवरेज सीखा, चलो बेटा इसका क्वेश्चन करो। मैंने कहा ना भाई, पहले रटेंगे। पहले क्या करेंगे? रट। लॉजिक बता दिया मैंने आपको। ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी वजह से होता है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट से पहले और फिक्स कॉस्ट के बाद। और फाइनेंशियल इंटरेस्ट की। अब सर ये लिवरेज है क्या चीज? पहले एक बार एग्जांपल से बताओ। मैंने कहा देखो एग्जांपल सीखो। मैंने कहा मेरे पास जो सेल्स है, सब बच्चे खाना खा के आए हैं? वेरी गुड। मैंने कहा मेरे पास सेल्स है शाम 1.5 लाख रुपए की, 1,50,000 माइनस कर दिया मैंने इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट जो थी मेरी वो थी 40%। बताओ कितने की वेरिएबल कॉस्ट हो गई? 60,000 माइनस कर दिया मैंने। अब क्या बचा मेरे पास? कितने का? 90,000। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा मान लीजिए मेरी जो फिक्स कॉस्ट है, अब 2 सिनेरियो बनाए मैंने इसके अंदर। कंट्रीब्यूशन मैंने यहीं से शुरू किया, अगर 90,000 है तो यहाँ पर मैंने कहा अगर मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, फटाफट से देखिए, और अगर मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो देखते हैं हमारे लिवरेज पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, माइनस करके बताइए ज़रा एक बार। पहले वाले में 60 इधर आ जाएगा और दूसरे वाले में 30,000 इधर आएगा। मैंने कहा अगर इनका ऑपरेटिंग लिवरेज निकालूँ तो कंट्रीब्यूशन अपॉन, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आता क्या है ये बताओ ना? ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी यहाँ पर लिखा मैंने, और कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी यहाँ पर लिखा मैंने। पहले वाले का कितना है? पहले वाले का है 1.5 और दूसरे क्या है? किसका ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है? और मैंने आपसे कहा था ऑपरेटिंग लिवरेज किसकी वजह से होता है? तो देखो ज़्यादा फिक्स कॉस्ट किसमें है? तो अब लॉजिक समझ में आया बेटा। कल को ऐसा भी हो सकता है कि जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लो और कहीं से हाथ में से कट लग जाए तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाहर आएगा, ब्लड नहीं।
इतने लॉजिक से पता चल जाएगा आपको। मैंने आपको क्या कहा, ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी वजह से होता है, फिक्स कॉस्ट। और क्या ये आपको दिखाई भी दे रहा है, कह रहे हैं हाँ जिस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी ऑफ कोर्स उसका जो लेवरेज है वो क्या आने वाला है, ज्यादा। जहां कम फिक्स कॉस्ट होगी वहां लेवरेज क्या आने वाला है, कम। मैंने कहा मान लीजिए किसी क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो देयर विल बी नो लेवरेज। वन का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज। वन का मतलब क्या है, वन का मतलब, मैंने कहा मान लीजिए मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1, ठीक है, और ऑपरेटिंग लेवरेज का परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, क्योंकि सेल्स कहां रहती है, नीचे। ध्यान से सुनना, मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया, 1। इफ देर इज 10% चेंज इन सेल्स, हाउ मच परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर 10% चेंज इन सेल्स है तो ईबीआईटी कितने से बढ़ेगी, 10%। तो लेवरेज रहा कहां, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो क्या ऑपरेटिंग लेवरेज निकलेगा, द आंसर इज नो। क्या मेरी बात समझ में आती है, कह रहे सर फिर तो आपको यही चीज कहाँ किसके लिए भी बतानी पड़ेगी, बताओ, फाइनेंशियल लेवरेज। मैंने कहा चलो ईबीआईटी से शुरू करते हैं। यहाँ से कितना लिखा था मैंने, हाँ जी, दैट डिपेंड्स की प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरा लेवरेज बहुत ज़्यादा है, मेरा लेवरेज बहुत ज़्यादा है, तो उससे रिस्क भी बढ़ता है। भाई मेरे सेल्स चेंज होने से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा ईबीआईटी, तो जब पॉजिटिव होगा तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन सोचो मैं बोलूँ अगर 20% सेल्स डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट 80% से डिक्रीज हो जाता है। अगर मेरा लेवरेज 4 है तो उसमें मैं डर जाऊंगा। लेकिन पॉजिटिव सिचुएशन होगी तो 20% से सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट 80% से बढ़ जाएगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो लिवरेज का ज़्यादा होना एक रिस्की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है, ठीक। तो ईबीआईटी से मैंने शुरुआत की, 2 ईबीआईटी अलग अलग थी मेरे पास, कौन कौन सी, 60,000 और मैंने क्या कहा था, ईबीआईटी के होने का कारण ही क्या है, सॉरी फाइनेंशियल लिवरेज के होने का कारण ही क्या है, फटाफट से बताइए, इंटरेस्ट। मैंने कहा फिर से बेटा इसमें ऊनो रिवर्स खेलेंगे। चलो ये किया मैंने कितना, और उधर कितना कर दूं, बताइए बेटा कितना आएगा। अरे मैंने ये क्या कर दिया, ईबीआईटी तो दोनों में सेम था ना, नहीं ईबीआईटी कितना था इसमें मुझे, लेकिन अगर आपको कंपैरिजन, ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा, ठीक है सुनो, ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है, वो खत्म हो गया वहाँ पर जो मुझे समझाना था, ठीक है। यहाँ पर ये अलग क्वेश्चन शुरू हुआ है। मैंने कहा यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो 15,000 रुपये है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, वो खत्म हो गया वहाँ पर। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है लेट से मैंने कहा वो है मेरा 30,000 रुपये, ये आया कितना 45 और ये आया कितना 30। चलो बेटा अब लेवरेज बताओ, लेवरेज किस किस के बीच में निकलेगा पहले ये बताओ, यानी ईबीआईटी कहाँ जाएगा ऊपर और ईबीडी कहाँ जाएगा नीचे, 45,000 1.33 और यहाँ पर क्या है बताओ, ज़्यादा किस में आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो मैंने आपको पहले स्टेप में तो फॉर्मूले रटवा दिए, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी कर लो, आप गलती नहीं करोगे फॉर्मूले में। दूसरी चीज़ में मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि लिवरेज हो क्यों रहा है। अगर फिक्स कॉस्ट की वजह से है तो कैसे है, मैंने कहा देख लो, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो लिवरेज ज़्यादा और फिक्स कॉस्ट कम है तो लिवरेज कम। फाइनेंशियल लिवरेज किसकी वजह से होता है, इंटरेस्ट की वजह से। तो अगर इंटरेस्ट ज़्यादा तो फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा और इंटरेस्ट कम तो फाइनेंशियल लिवरेज कम। कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, मैंने कहा कुछ नहीं होता भाई, मल्टीप्लाई होता है, वो तो परसेंटेज में भी कट जाएगा और नॉर्मल फॉर्मूले में भी। क्या मेरी बात समझ में आती है। क्या एक क्वेश्चन करें अब जो इसको सही तरीके से समझाए कि जो हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को समझाएगा कैसे। मैंने कहा चलो बुक आपको कल मिल जाएगी, बस आज बस आपको पीडीएफ से काम चलाना है, ठीक है। चलो मैंने कहा लिवरेज वाले पहले मेन बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये रहा लिवरेज और पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करता हूँ जिसमें आप वार्म अप करेंगे। वार्म अप समझ में आता है, देखिए क्या कह रहे, प्रिपेयर करो क्या चीज़, मैंने कहा फिर ये क्या है, ये भी क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ द बोथ द कंपनीज अज्यूमिंग दैट द सेल्स इंक्रीजेस बाय, उसके बाद कैलकुलेट द डिग्री ऑफ, उसके बाद विच कंपनी शुड बी। मैंने कहा इसमें तुमने पूछा क्या, ये तो हम 2 मिनट में करते हैं, ये तो बजट पढ़ के ग्रुप 1 का बच्चा कर देगा। हमसे लिवरेज पूछो ना कि लिवरेज का इस्तेमाल कैसे होगा, तो उसके लिए कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम, लेकिन मैंने कहा समझाने के लिए बहुत अच्छा। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या है, मेरे पास क्वेश्चन में सेल्स है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो क्या आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट कितने का है 1 लाख रुपए का, क्या आ गया बताइए फटाफट से, ईबीआईटी, ये क्या है इंटरेस्ट। ये मैं नहीं सॉल्व कर रहा, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन मुझसे चाहता क्या है ये देखिए, कह रहे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बाय व्हाट परसेंटेज विल। अब मैंने कहा इस क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए कुछ टर्म्स का मैं आपको मतलब बता दूं जो आगे जाके यूज होगा। अगर क्वेश्चन ने क्या लिखा है,
तो उसे क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है जिस पे टैक्स लगता है? तो क्या ईबीआईटी पे टैक्स लगता है? कह रहे नहीं, उसमें तो इंटरेस्ट माइनस होता है। तो ईबीआईटी में से माइनस होता है आई। आई मतलब तो क्या आता है? ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। उसी पर क्या टैक्स लगता है? द आंसर इज यस, उसी पर टैक्स माइनस करते हैं हम। तो टैक्सेबल इनकम अगर पूछ रहे तो वो इनकम जिस पे टैक्स लगता है। तो आउट ऑफ ऑल द फॉलोइंग कौन सी इनकम थी? ईबीटी, तो ईबीटी को बोलते हैं। दूसरी चीज, अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई बताइए अगर मुझे डबल करना है तो क्या होगा, तो डबल को कितने परसेंट चेंज बोलते हैं? 200 का 400 हो जाए तो 200% नहीं होता, वो कितने परसेंट होता है? 100%। ऐसे ही अगर मेरे पास 400 रुपए है और 0 हो गए तो कितने परसेंट चेंज होगा? 100%। जो पैसे थे वो खत्म हो गए, 800 रुपए थे और 0 हो गए, कितने परसेंट चेंज? 100%। तो अगर कभी डबल बोला है तो क्या होगा? 100। अगर बोल रहे जितना है उससे 0 हो जाएगा तो भी क्या होगा? अगर कभी बोल रहे विल वाइप आउट, वाइप आउट का मतलब खत्म कर देगा, उसका भी मतलब क्या है? तो जितनी भी चीजों से क्वेश्चन ट्रिकी बनाया जा सकता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन सॉल्व कराओ। मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। मैंने कहा मुझे तुमसे नहीं पूछना कि मुझे कौन सा लिवरेज यूज करना है, आपको बस ये बताओ चाहिए क्या। भाई मुझे क्या मतलब, मैं तो पढ़ के बताऊंगा। कह रहे बाय व्हाट परसेंटेज टैक्सेबल इनकम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम? ईबीटी इंक्रीजेस इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय। मुझे आप बताओगे ये वाला क्वेश्चन कंप्यूटेशन के लिए पूछा है उसने या एनालिसिस के लिए पूछा है? एनालिसिस के लिए पूछा है। एनालिसिस के लिए पूछा है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? परसेंटेज वाला। और परसेंटेज वाले फॉर्मूले में अगर मुझसे ईबीटी और ईबीआईटी में रिलेशन पूछा है तो ये कौन सा लिवरेज होता है? फाइनेंशियल लिवरेज। तो जो क्वेश्चन ने मुझे बताया था, मैंने कहा हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी, आप नहीं भी बताते मुझे तब भी पता लगा लेता कि मुझसे ईबीआईटी और ईबीटी में रिलेशन पूछा, तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल लिवरेज ही निकालेंगे। तो चलो एक बार फाइनेंशियल लिवरेज निकालते हैं। बताओगे फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकलेगा? बेटा नहीं, मैंने कहा निकालेंगे पहले बेटा, कंप्यूट करेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकालते थे? किसकी रीजन की वजह से होता था फाइनेंशियल लिवरेज? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से पहले क्या आता है? ईबीआईटी। तो मैंने क्या लिखा? मैंने ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, ऐसे ही तो होता था। ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। मैंने कहा बताना जरा ईबीआईटी कितना है? 40,000 और डिवाइड बाय 32,000। बताओ श्याम कितना आ रहा है? 1.25। यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल लिवरेज को कंप्यूट किया। यहाँ तक समझ आया? कैलकुलेटर लाया? आप लाए बेटा? कैलकुलेटर पे आया आपके? दिखाओ, कैलकुलेटर जरूर लाना है बेटा। स्नेहा से कैलकुलेटर लेकर आओ। चलो ये मेरा आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया? नहीं, क्वेश्चन ने पूछा क्या था मुझसे? बाय व्हाट परसेंटेज। तो मैंने कहा चलो एक बार इसका परसेंटेज वाला जो एनालिसिस वाला फॉर्मूला है वो तो बताओ। कह रहे इसको क्या कर दो, बस इसको क्या कर दो, उल्टा क्या कर दूं? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। बुझाया? हाँ। क्या मैंने सॉल्व कर लिया है? कह रहे हाँ, ये तो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ऊपर वाला क्वेश्चन कंप्यूटेशन का था, अब एनालिसिस करते हैं। अब देखते हैं या तो मुझे इसका परसेंटेज गिवन होगा या इसका। मैंने कहा चेक कर लेते हैं किसका गिवन है। इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 6%, यानी कि परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय कितने परसेंट चेंज था वो? 6%। 6%। तो क्या आप निकाल सकते हैं? ध्यान रखना इसमें परसेंटेज वर्ड कैलकुलेटर पे मत यूज कर लेना। जस्ट मल्टीप्लाई 6 बाय 1.25। परसेंटेज तो परसेंटेज से पता है क्या होगा? ये होगा 1.25 का 6% निकल जाएगा। वो नहीं करना, कितने गुना चेंज होगा वो पता करना है हमें। तो करिए जरा 6 का। हेंस द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी विल बी, ईबीटी कितना होगा? 7.5। बस इतना ही परसेंटेज। अब सवाल ये आता है, अगर उसने मुझसे ये पूछ लिया होता था नया भी ईबीआईटी क्या होगा, तो मैंने कहा 2 मिनट में बता दूंगा। पहले बताओ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अगर ईबीआईटी इंक्रीज हो जाए तो ऑफ कोर्स ईबीटी विल आल्सो इंक्रीज बाय कितने परसेंट? व्हाट इज माय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी? ये हालांकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं है मुझसे। व्हाट इज माय एग्जिस्टिंग ईबीटी? ये कितने से बढ़ जाएगा? तो अगर कितना, नहीं बढ़ा के बताना बेटा। यानी कि अगर क्वेश्चन में मुझसे न्यू ईबीटी भी पूछ ले तब भी मुझे पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं। ये वाली बात समझ में आई? तो बताओ एनालिसिस कमाल की चीज है या नहीं है? एक बार कंप्यूट करो, उसके बाद एनालाइज करो फॉर्मूले लगा के। बच्चों को कहाँ कंफ्यूजन आती है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा और फॉर्मूला भूल जाता है। 2 बातें हैं जो दोनों मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। फॉर्मूला कौन सा लगेगा डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है।
क्या मेरी बात समझ में आती है? और हम एक सेकंड में फॉर्मूले तो कभी भूलेंगे ही। चलो अब वो कह रहा है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, और मैंने काट दिया, आगे चला, बाय व्हाट परसेंटेज, इफ 10% इंक्रीज इन, परसेंटेज वाले फॉर्मूले में कौन सा लेवरेज था? जबकि मैंने कहा था ऑपरेटिंग लेवरेज आता किसकी वजह से है? फिक्स कॉस्ट। तो पहले तो उसे कंप्यूट करने जाऊंगा, तो जब मैं कंप्यूट करने जाऊंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, यही फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने कहा चलो पहले ना कंप्यूट करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो मैंने लिखा पॉइंट नंबर ए में, पॉइंट नंबर ए है, बी है, बी है, पॉइंट नंबर बी में मैंने लिखा ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कितना, क्या चीज़? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? चलो क्वेश्चन में चलते हैं। कंट्रीब्यूशन 1,40,000 और 40,000, 3.5 का लेवरेज होना क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? मैंने कहा ज़्यादा लेवरेज है। इंक्रीज हो रहा होगा तो अच्छी बात है, और डिक्रीज हो रहा होगा तो बुरी बात है। तो अभी तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। मैंने कहा चलो अब कौन से फॉर्मूले पे चलते हैं बताइए? एनालिसिस वाले फॉर्मूले में क्या ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा? नहीं, परसेंटेज चेंज इन EBIT और सेल्स में है, जिसमें से मैंने EBIT जस्ट अभी कहाँ लिखा है, तो ऊपर कहाँ जाए, अब कहाँ जाएगा? ऊपर परसेंटेज चेंज इन। हालांकि वैसे भी मैंने आपको बताया परसेंटेज वाले फॉर्मूले में बड़ी जो चीज़ है वो कहाँ आती है? नीचे, वो भी समझ में आता है। तो परसेंटेज चेंज इन, इसके लिए आपने मुझे बताया कि एनालिसिस में ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। कह रहे क्या, किसका गिवन है पहले ये बताओगे? 10% इंक्रीज इन सेल्स गिवन है, यानी कि मुझे परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा 10% और इक्वल्स टू में रख दूंगा 3.5 और सीधा आएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT और डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 35%। परसेंटेज वर्ड मतलब प्रेस तो नहीं किया आपने, परसेंटेज नहीं, 35% है। अब क्वेश्चन बताएगा मुझे बढ़ रहा है या घट रहा है, बताइए। 10% सेल्स बढ़ रही है तो इससे EBIT कितना बढ़ेगा? मैंने कहा कितने परसेंट हो जाएगा? 35% बढ़ जाएगा। बताना जरा है कितना? अभी मेरा 40,000 का है और 35% बढ़ जाएगा। क्या क्वेश्चन ने मुझसे न्यू EBIT पूछा था? आंसर इज नो, लेकिन मैंने कहा मुझे आ रहा है समझ में और बहुत बढ़िया। 40,000 प्लस कितने परसेंट? बताइए बेटा कितना आएगा? 54,000। यहाँ तक समझ में आया है नहीं? बस इतना बताइए। आया समझ में? आसान है, ठीक है। अब इसने कहा था यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, तो मैंने उसे काट दिया था। अब इसे हटा दूं क्या? मैंने कहा भाई तुम थोड़ी बताओगे मुझे कौन से लेवरेज से, मैंने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, मैं खुद पता लगा लूँगा कौन से लेवरेज से। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी को बढ़ाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? सभी लेवरेजेस के कंप्यूटेशन एनालिसिस सब पूछ लिया मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, अब कौन सा लेवरेज रह गया? कंबाइंड। मैंने कहा हालांकि तुम नहीं भी होते तब भी। कह रहे बाय व्हाट परसेंटेज, क्या चीज़? कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या बताया था मैंने? EBT इफ सेल्स इंक्रीजेज बाय। मैंने कहा दोनों में ही EBIT नहीं है, और अगर किसी चीज़ में EBIT नहीं है तो ना तो वो ऑपरेटिंग का रहा ना वो फाइनेंशियल का रहा, तो अब कौन से का बचा? वो कंबाइंड का। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैंने कहा उससे पहले मुझे क्या कंबाइंड का सॉल्व करना पड़ेगा? कह रहे हाँ सर कंबाइंड सॉल्व करिए। कंबाइंड को कैसे सॉल्व करूँ बताओ? वेरी गुड। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT या EBIT? सोच लो। हाँ सोच लिया। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज अगर आपको निकालना है तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT करना होगा। क्या मेरे क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन EBT दोनों है? हाँ, 140 और 32। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4.375, ये मेरा आ गया लेवरेज। मैंने कहा क्वेश्चन ने क्या पूछा था? कह रहे आप एनालिसिस में चलिए। अब एनालिसिस करने चले तो पता चला कि क्वेश्चन ने परसेंटेज चेंज पूछा था, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन बड़ी संख्या कहाँ आती है बताइए? देखो सेल्स में था, ऊपर सेल्स और EBIT में था ऑपरेटिंग में, और EBIT और EBT में था फाइनेंशियल में। दोनों में से EBIT हटा दो तो सेल्स और EBT बचा, सेल्स और EBT बचा, तो ऊपर क्या जाएगा? आप समझ में आ गया? फॉर्मूला कभी गलत हो ही नहीं सकता बेटा, 4-5 एंगल से सोच के लिखोगे आप आराम से। परसेंटेज चेंज इन क्या आ जाएगा? सेल्स। कितने परसेंट था? किस में था? सेल्स में। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूंगा? क्या डायरेक्ट लिख दूं? हैंस परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स या EBT? परसेंटेज चेंज इन EBT इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दीजिए 26.25 परसेंटेज
और ब्रैकेट में लिख दूं, अगर भोले ऑनलाइन वाले बच्चे बेचारे कहेंगे पता नहीं सर क्या लिख दिया आपने, ये कितने परसेंट था? 6%। ठीक है, परसेंटेज क्या यूज़ करते हैं? आंसर इज़ नो, बस लगाते हैं पीछे। यहाँ तक समझ में आया आपको? मैंने कहा इसी बहाने क्या मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरा न्यू ईबीटी क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो। ये मत कहना सर न्यू ईबीटी आपने निकाला तो था, कहाँ निकाला था हमने? ये वाला। तो आप कहोगे सर निकाल तो लिया था। मैंने कहा भाई वो सिचुएशन अलग थी, वहाँ पर कुछ और चेंज हो रहा था, यहाँ पर कुछ और चेंज हो रहा है अलग परसेंटेज से। समझ में आया क्या? बताइए ईबीटी कितना है मेरा? 32। अगर 32,000 चेंज होने लगे यही आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या बिना कुछ किए? हाँ, न्यू ईबीटी 40,400। और फिर से भोले बच्चों के लिए क्या करूँगा बताओ? 32,000 था, बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया? मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन पूरे चैप्टर का सार समझा सकता है, सिर्फ एक क्वेश्चन। कंप्यूटेशन भी सिखा सकता है और एनालिसिस भी सिखा सकता है। अब बताओ एक क्वेश्चन आपको दूं, छोटा क्वेश्चन, लेंथ में छोटा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये आपसे पूरा टेस्ट नहीं कर रहा ना, समझाने के लिए। जो पूछा है वो बता दो। क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे क्या यूज करूं, ठीक है? फर्म के पास सेल्स कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 7 लाख। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। डेट है 5 लाख का जिसका 10% इंटरेस्ट है, इससे इंटरेस्ट निकल जाएगा। अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रहा। कह रहे व्हाट आर द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेजेस। कह रहे हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, 2 मिनट में निकल के आ जाएगा। कह रहे इफ द फर्म वांट्स टू डबल, डबल वर्ड का मतलब क्या होता है? कितने परसेंटेज चेंज? 100% या 200%? 100%। किस में चेंज करना चाहता है? अर्निंग्स बिफोर इम्पेयर। हाउ मच राइज इन सेल्स। अब आप बताइए। मैंने कहा ईबीआईटी का ईबीटी से पूछा होता तो फाइनेंशियल लेवरेज होता, तो कौन सा लेवरेज बचा? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में ही बचा ना ही। तो मैंने कहा पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? हालांकि निकालने तीनों लेवरेजेस है, तो मैंने कहा चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं नीचे क्या लिखूं सबसे पहले बताना जरा? सेल्स। सबसे पहले क्या लिखूंगा? सेल्स। इसी क्वेश्चन में सेल्स कितनी है जरा पढ़ के बताओ। 10 लाख की क्वेश्चन में मेरे पास सेल्स है। वेरिएबल कॉस्ट कितने का? 7 लाख का। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितने लाख का? 3 लाख का। क्या इसके नीचे मुझे जाना पड़ेगा ईबीटी के बाद या ईएटी निकालने के बाद भी जाना पड़ेगा? अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या है? कितने लाख हो गया? 3 लाख। माइनस कर दूंगा इसमें से क्या? फिक्स कॉस्ट 2 लाख की है, 2 लाख की फिक्स कॉस्ट माइनस की, तो क्या बचा अब मेरे पास? ईबीआईटी बचा। ओहो ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ईबीआईटी कितना है मेरे पास? इंटरेस्ट तो लेकिन क्वेश्चन ने दिया ही नहीं है। दिया है 5 लाख का डेट है और रेट कितना है? 10%, यानी कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। तो 50,000 का मेरे पास क्या है फटाफट से बताइए? इंटरेस्ट। और अगर मैं इसमें से डिवाइड कर दूं, माइनस कर दूं, तो कितना आ जाएगा? क्या इसके बाद मुझे जाने की जरूरत है लेवरेज चैप्टर के लिए? बिल्कुल भी नहीं। कितना बचेगा? अब 1 बाय 1 क्या करते हैं? उसने क्या पूछा है वो छोड़ो, पहले हम 3 लेवरेज निकाल के चलते हैं, ठीक है? पूछा क्या है वो छोड़ो, पहले उसने कहा था तीनों लेवरेज निकालो, याद है? तो एक क्वेश्चन में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या चीज? अगर कभी फॉर्मूला भूल जाओ ना, ध्यान से सुनना, तो बेटा अपनी इनकम स्टेटमेंट को इधर देखना और अपनी इनकम स्टेटमेंट से पूछना तुम क्यों हो रहे हो, किसकी वजह से? फिक्स कॉस्ट। तो 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितना आ जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज? 3। यहाँ तक समझ में आया? जल्दी जल्दी तो नहीं चल रहे हम? हाँ जल्दी चल रहे हैं भाई, कुछ है ही नहीं इसमें, आराम से कहाँ चल रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा लेवरेज? किसकी वजह से होता है उसे पकड़ो, इंटरेस्ट। पकड़ लिया मैंने। अब क्या करें? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। देखो कितना आसान है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी कितना है? 1 लाख। ईबीटी कितना है? 50,000, 0.5 लाख। कितना आ जाएगा? 2 रुपये। अब नेक्स्ट कौन सा है? मैंने कहा देखो 2 तरीके, 3 इंटू 2 कितना हो गया? या तो ऐसे कर लो या फिर फॉर्मूले से लिख लो। फॉर्मूला क्या लगेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। दोनों का मतलब एक ही है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख और ये कितना है? 0.5 लाख। आ जाएगा कितना? 6। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैंने कहा ये क्या करवाया उसने, पहले ये तो बताओ। ये कंप्यूटेशन करवाया। एनालिसिस किसका करवा रहा है? सिर्फ ऑपरेटिंग का। मैंने कहा चलो फिर परसेंटेज वाला फॉर्मूला बताना। फिर ईबीटी ऊपर जाएगा, ईबीटी ऊपर जाएगी। एक बार सवाल पूछने में बच्चे बदल जाते हैं, एक बार दूसरी चीज में दोबारा पूछ लो बस तुरंत सेल्स ऊपर, नालायक। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चलो क्या मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज ऑलरेडी निकाल दिया है? कितना बताओ? 6-3 कितना है बेटा? बहुत। आगे क्लासेस का मुझे समझ में आ रहा है
कि मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। चेंज हो क्या रहा था ये बताओगे? हाउ मच राइज ऑफ सेल्स इज नीडेड ऑन परसेंटेज बेसिस, सेल्स का पूछा है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड यानी ईबीआईटी का दिया था डबल करने के लिए, डबल मतलब 100%। मैंने कहा ओहो, तो ईबीआईटी का गिवन है 100% और किसका पूछा है? सेल्स का। बताना जरा फिर, परसेंटेज में जानना चाहते हो तो 33.33%, अगर वैसे पूछोगे तो 1/3, वैसे पूछोगे तो 1/3। तो आंसर कैसे लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन सेल्स विल बी, और चेंज नहीं लिखना बेटा आपको, क्योंकि आपको पता है वो क्या करना चाहते हैं, डबल, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। भाई डबल करना चाहते हैं ना वो अपने ईबीआईटी को, तो वो क्या डबल करने का मतलब क्या होता है? बढ़ाना या कम करना? बढ़ाना। तो सेल्स को कितने से बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए? 33.33%। बताइए समझ में आया क्या? अब एक क्वेश्चन पूरा पूरा आपको दूं और क्लास खत्म बस, अगर आपने सही किया तो, बिना पड़ोसी की कॉपी के कंफर्मेशन के। 2 गज की दूरी बना के रखें बेटा, कोरोना चल रहा है। चलो एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा, अगर आपने कर दिया देखो, ये छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड बुक है आपकी, जो ऐसे बनी हुई है, मतलब पहले एक टॉपिक आया, फिर दूसरा टॉपिक आया, फिर इसी चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है, फिर तीसरा टॉपिक है, उसके बाद क्या शुरू हो गई? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल यहाँ पर है और नीचे इसके आंसर्स गिवन है, जो मेन मैं करवा रहा हूँ उसके आंसर्स नहीं है। और ये बुक बनाई गई है बड़ी बड़ी क्लासेस के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन कहीं से भी बाहर से नहीं आएगा, तो जो सीएमए से रिलेटेड क्वेश्चन हैं बस मैं आपको वो इस बुक से छाट छाट के करवाता रहूँ। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर दीजिए और बात खत्म। नहीं, ये तो मैंने अभी करवा दिया। अरे रुक जाओ रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, आ गया? लिवरेज निकाले ना अभी, बी पार्ट भी है बेटा क्वेश्चन में, देखो सेकंड पार्ट, और लिवरेज भी गलत आया है, लिवरेज गलत है एक। बेटा जल्दबाजी कुछ नहीं, आराम से करिए और सही करिए। आ गया? ध्यान रखना, जब आप अपने दिमाग से फॉर्मूला लिखोगे तो गलती होने के चांसेस हैं, अभी सीखा है आपने, डाउट आ सकता है कौन सा कहाँ था।
समझ रहे हो बात को? तो 2 दिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर आप बोलोगे सर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दो। बी पार्ट क्या है? डिटरमाइन द एडिशनल सेल्स, कितने परसेंटेज से सेल्स बढ़ाएं अगर मुझे डबल करनी है ईबीआईटी। पक्का? देखो जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ जल्दी जल्दी वैसे ही सॉल्व करना है। हाँ लिख के करना है बेटा। आप दिखाओ। हाँ फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन तरीके से। क्लास में आप क्लास नोटबुक लाइए जो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ उसे समझने के लिए। उसके बाद घर जाके एक सुंदर सी नोटबुक, बिल्कुल नहीं, लिवरेज, और जिस सीक्वेंस में कराया गया है आपको उसी सीक्वेंस में करना है। ठीक है? आपका आया बच्चे 50% आया। लिवरेज कितना है ऑपरेटिंग? 2। कैसे आया श्याम? आया क्या आपका भी? हाँ 200% आ गया बेटा। वेरी गुड। हाँ 200% आ गया ना। हाँ देखो बेटा अब क्या काम नहीं करना है आपको। देखिए क्वेश्चन ने क्या दिया है, डिटरमाइन द एडिशनल सेल्स टू, चेंज किस में हो रहा है बेटा, और डिटरमाइन किस में करना है? भाई साहब ने सब कुछ सही किया, फॉर्मूला भी सही लिखा बेटा। सत्यानाश। उसमें सेल्स ऊपर जाएगी और उससे निकाला तुमने क्वेश्चन। देखो बेटा 2 तरीके गधे हैं दुनिया में। अरे गधी, सेल्स हमेशा नीचे रहती है। अभी गला चीख के ये देखो ठीक सॉल्व करके बैठी है गलती से। अरे बड़ा छोटा छोड़ो नालायको, ये रहे फॉर्मूले बस। हाँ अब इन महाशय पे आते हैं। सब कुछ सही किया यहां तक, लास्ट में गोबर कर दिया। कैसे? उसने बोला था मुझे डबल क्या करना है, ईबीआईटी। तो बेटा डबल ईबीआईटी करना है तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी के बने 100%, एंड यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो सेल्स को उधर ले जाऊंगा, 2 को इधर लेके आऊंगा। क्वेश्चन तो पढ़ो दोबारा। डिटरमाइन व्हाट? परसेंटेज चेंज इन सेल्स बताना है आपको टू डबल द ईबीआईटी। तो इसका परसेंटेज गिवन है। ये देखो लिख के नहीं किया बेटा, धोबी पछाड़ खाया कभी? हाँ चलो, क्योंकि बस शाम का क्वेश्चन गलत आया आंसर, और कंचन ने गलत फॉर्मूला लिखा था। इस चक्कर में मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं बस, वरना तो होमवर्क भी नहीं देता। लिखो। लिखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्या मार्क कर दूं बुक में होमवर्क, और आप लिख भी लो। लेवरेज 2 तरीके से कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। एक मेन क्वेश्चंस, फिर नीचे 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 आओगे तो फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लिखी होंगी उसमें से। ठीक है? अच्छा ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से बेटा बताया अभी। ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में आया था? अगर मैं आपको इसे होमवर्क में दे दूं तो ध्यान से सुनना बस क्या करना है आपको। मैंने कहा जब आप मानोगे सिचुएशन नंबर 1 में फिक्स कॉस्ट कितनी है, सिचुएशन 2 को भूल जाइए आप। अब आप शुरुआत करेंगे कहाँ से? सबसे पहले कहाँ से शुरुआत है? सेल्स और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेल्स वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी आपकी। वेरिएबल कॉस्ट निकलने के बाद क्या आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद जब आप फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो कितना करेंगे? 15,000। 15,000 के बाद क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जब माइनस करोगे तो सिचुएशन ए लेना पहले। सिचुएशन ए में इंटरेस्ट कितना है? तो यानी कि आपको ये क्वेश्चन 4 बार सॉल्व करना है। कितनी बार सॉल्व करना है? जब फिक्स कॉस्ट 15,000 हो और इंटरेस्ट अलग अलग हो। नहीं बेटा ये तो डेट है, 20% इंटरेस्ट है आपका, 20% यानी 2,000। इक्विटी थोड़ी ना से होगा। आप पहले क्वेश्चन समझे। मैंने कहा अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में पता है क्या बोलूँ, आप 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। एक तो ये नहीं दिया और एक ये नहीं दिया, अब बताओ क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? क्या है मेरे पास? फिक्स कॉस्ट गिवन है और इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लूंगा मैं, सॉल्व हो गया। मैंने कहा अब मान के चलो इस वाले क्वेश्चन में ये गिवन है और ये भी गिवन है, तो अब क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व होगा? 2 बार, जिसमें सिर्फ क्या बदलेगा? इंटरेस्ट। मैंने कहा अगर मान लीजिए, मैंने कहा जब आप एक इस वाली फिक्स कॉस्ट से 2 बार निकाल चुके होगे तो अब इस वाली फिक्स कॉस्ट को भूल जाना। अब फिक्स कॉस्ट कौन सी आ जाएगी फटाफट से बताइए?
और ये क्वेश्चन बस आपके एग्जाम में आया था जिसमें मेहनत और लेंथ ज्यादा थी, बाकी कंसेप्ट कुछ था ही नहीं। आया था ना एक वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन कर लोगे क्या आप ये वाला क्वेश्चन? तो इसका मतलब पहली जब हमारी क्लास खत्म हुई तो वी आर एबल टू सॉल्व अ एग्जाम टाइप क्वेश्चन, हम कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये मेन का है, ये मेन का है। अब आते हैं कि सर अगर कभी क्वेश्चन ने टैक्सेबल इनकम की जगह ईएटी का पूछ लिया तो, ईपीएस का पूछ लिया तो मैंने कहा फिर आपको एक रूल बना लेना है कि जहां जहां ईबीटी था, जहां जहां उसकी जगह ईएटी भी रख सकते हैं, उसकी जगह ईपीएस भी रख सकते हैं। यानी कि अगर मुझसे क्वेश्चन बोले व्हाई व्हाट परसेंटेज ईबीआईटी विल इंक्रीज इफ देयर इज 2% इंक्रीज इन ईपीएस, तो ईबीआईटी का ईबीटी से जो रिलेशन था वही किससे रिलेशन होगा? तो जहां जहां मैंने ईबीटी यूज किया है वहीं पर क्या आ जाएगा? ईएटी या ईपीएस। ये मैंने आपको 1 सेकंड में बता दिया, फॉर्मूला कोई अलग नहीं है। अब अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, कैलकुलेट बाय व्हाट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय, अब मुझे बताओ सेल्स का ईपीएस की जगह क्या यूज करना था मुझे? ईबीटी। और सेल्स और ईबीटी किस में आता था? कंबाइंड लिवरेज में। किस में आता था? कंबाइंड। वरना तो सेल्स के साथ ईबीआईटी और ईबीटी के साथ क्या आता था? ईबीआईटी। ये अलग अलग रहेगा। अगर आप कंट्रीब्यूशन ओरिजिनल वाला जो है हमारा उससे यूज करोगे तो क्या होगा कि ईपीएस और सेल्स में पूछोगे तो क्या होगा? कंबाइंड लिवरेज। और ईबीटी की जगह बस मुझे क्या रखना था? ईपीएस। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम। क्या मैं जहां परसेंटेज वाले फॉर्मूले में, कौन से वाले फॉर्मूले? परसेंटेज चेंज इन, अब क्या करूंगा? ईपीएस ऊपर जाएगा और परसेंटेज चेंज इन सेल्स नीचे आएगा। कंबाइंड लेवरेज निकालो, इसमें कैसे नहीं निकलेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी वो आता है ऑपरेटिंग, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी ये क्या आता है? हाँ जी, सेल्स। बेटा देखो कभी कभी दुनिया में ना, मैं आपको बता दूं ना, हो सकता है अभी इनका मत बदल जाए, देखना अभी ईबीआईटी गिवन है मुझे, ठीक है, ईबीटी भी गिवन है मुझे, कितना आएगा? 500। तो बताओगे क्या? 700। यानी इंटरेस्ट कितना आएगा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा माइनस करूँगा फिक्स कॉस्ट कितनी, कहाँ गया? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया मैं? इधर इधर। तो ईबीआईटी तक तो मुझे पता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर मेरे पास सेल्स नहीं है और सेल्स निकाली भी नहीं जा सकती, पता है आपको? इस क्वेश्चन में सेल्स निकाली भी नहीं जा सकती। और उससे भी बड़ा सवाल, निकालनी क्यों है? क्योंकि आपको कौन सा लेवरेज चाहिए? क्योंकि आपको कौन सा लेवरेज चाहिए? कंबाइंड। अब आते हैं, मैंने कहा फिक्स कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में? 800। अगर 800 लाख की फिक्स कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन कितने का रहा होगा? 2000। क्या बन गई इनकम स्टेटमेंट? हाँ। कौन सा लेवरेज निकालना है? अब सोचो कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ रहा है, घूर रहा है उसको, फिर दोबारा घूरा उसने, कह सेल्स कैसे निकालो, सेल्स कैसे निकालो, फिर उसे पता चलेगा बेटा आपको इसका मतलब लेवरेज चैप्टर ही नहीं पता। लेवरेज चैप्टर में अगर आप ये वाला रिलेशन पूछे तो वो कंबाइंड लेवरेज से आता है और कंबाइंड लेवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी से आ जाता है। तो जितनी स्टेटमेंट मिल जाएगी आपका काम चल जाएगा, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। पक्की बात है। इसको भी लिखिए, मेन का क्वेश्चन नंबर 13। और ये सारे क्वेश्चन कल मैं कराऊंगा। अगर आपके एक भी बच्चे का आंसर अगर इधर उधर हुआ और अननेसेसरी हाँ नहीं बोलना कि सर हो गया, बोलो सर सारे क्वेश्चन जो आपने दिए थे वो सॉल्व कराइए समझाते हुए, फिर हम टैली करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप कल से करके लाइएगा। अब क्वेश्चन का एडवांस लेवल करेंगे और फिर पीवाई की उसमें से क्वेश्चन निकलवा के कराऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बुक्स आप कल ले लेना, आज मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा।